ओके। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा स्नैपशॉट को कैसे कॉपी करना है दूसरी लोकेशन पे, द फर्स्ट टॉपिक। तो देखते हैं, एक वॉल्यूम बनाते हैं, उसको स्नैपशॉट बना करते हैं। और ये ऑलरेडी एक वॉल्यूम है जो 1 बी में बना हुआ है, 8 GB का। तो मैं एक और छोटा सा वॉल्यूम और बना लेता हूँ, सेम वे, रिमेम्बर। तो यहाँ पे मैं 2 GB सेलेक्ट करता हूँ, 1 बी, क्योंकि मेरा डजेंट मैटर, क्योंकि इस प्रैक्टिकल के लिए ये मैटर नहीं करता ये कहाँ पे वॉल्यूम बन रहा है, क्योंकि हमें अटैच नहीं करना। एक क्रिएट करता हूँ वॉल्यूम। तो ये वॉल्यूम क्रिएट हो गया, इसका नाम मान लो दे दो, मैंने दे दिया टेस्ट वॉल्यूम। अभी ये वॉल्यूम 2 GB का है, मैं इसका एक स्नैपशॉट लेता हूँ। ठीक है, क्रिएट स्नैपशॉट। देखिए, क्रिएट स्नैपशॉट। स्नैपशॉट का नाम होगा फॉर एग्जांपल माय टेस्ट बैकअप। ओके, नेम यहाँ पे भी दे देता हूँ, माय टेस्ट बैकअप। अभी आपके पास रिक्वायरमेंट आती है कि ये जो बैकअप है, ठीक है, अभी यहाँ पे तो है इट्स ओके, बट अगर मान लो मैं इस टाइम नॉर्थ वर्जीनिया में हूँ, ये देखिए नॉर्थ वर्जीनिया, और कल को नॉर्थ वर्जीनिया पूरा डाउन हो जाए, तो आपको क्या करेगा? आपका बैकअप भी यहीं पे है। ओके, आप रिस्टोर भी नहीं कर सकते कहीं पे। और मान लो नॉर्थ वर्जीनिया एक दिन के लिए डाउन हो जाए, तो आपका सारा बिजनेस डाउन हो गया। तो इन सच सिचुएशन, और दूसरा यूज केस ले लीजिए कि आपकी कंपनी बोलती है, ठीक है, हमें सेम टाइप का बिजनेस या सेम एप्लीकेशन स्टार्ट करनी है, हमें एक और जगह पे, मान लो उनको स्टार्ट करना है। एक न्यू बनाता हूँ, होल्ड कीजिएगा। ओके, तो आपके पास रिक्वायरमेंट एक और आती है कि हमें जो भी हमारा अभी यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है, उसको दूसरी जगह पे बनाना है। तो फॉर एग्जांपल, यू हैव द एप्लीकेशन इन नॉर्थ वर्जीनिया, ठीक है। तो तुम्हें नॉर्थ वर्जीनिया से, यहाँ पे तुम्हारी एप्लीकेशन रन कर रही है नॉर्थ वर्जीनिया में, एक एप्लीकेशन सर्वर है, उसके साथ अटैच, डेफिनेटली मतलब एप्लीकेशन का मतलब सिंपल ये है कि इसमें सीपीयू और मेमोरी है, वो तो आपको दूसरी लोकेशन पे भी मिल जाएगा। ठीक है, मान लो ये आपका नॉर्थ वर्जीनिया है, और यहाँ पे आपको नॉर्थ वर्जीनिया, और आपको कॉपी करना है ओरेगॉन में। ठीक है, यहाँ पे सारा कॉपी करना है। तो सीपीयू मेमोरी तो यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा जितना भी आपको चाहिए, सीपीयू एंड मेमोरी। पर डेटा कहाँ से लेके आओगे? डेटा तो यहाँ पे है उसका डिस्क में। ये आपका ईबीएस डिस्क है, ये कोई भी हो सकती है, 100 GB, 200 GB, 500 GB, जो भी पूरा डेटा है इसमें। और इस एप्लीकेशन के साथ फॉर एग्जांपल 2 डिस्क अटैच है, ठीक है, ये दोनों डिस्क अटैच है। ये डेटा है आपका, ये आपका फॉर एग्जांपल रूट वॉल्यूम है, रूट वॉल्यूम जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। मैं इसको अलग हमेशा इसलिए रखता हूँ क्योंकि यहाँ पे जो भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम में चेंज करोगे, आपके डेटा पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल कल को आप पैच करते हो, कुछ करते हो, तो इस ये डेटा यहाँ पे सेफ रहेगा। तो अभी आप क्या करते हो, इसका एक स्नैपशॉट लेते हो, अगर इसको यहाँ पे कॉपी करना हो तो इसका एक स्नैपशॉट लोगे, तो इसका पूरा बैकअप यहाँ पे आ गया। फिर इस स्नैपशॉट को आप कॉपी करते हो इस साइड पे, ठीक है। तो आप एक सेम स्नैपशॉट यहाँ पे कॉपी कर देते हो इसको, ठीक है, ये हो गया दूसरा स्नैपशॉट। बट यहाँ पे ये दूसरे रीजन में आप इसको कॉपी कर देते हो। फिर इस स्नैपशॉट से आप, हमें पता ही है कि हम रीस्टोर कैसे करते हैं, तो हम इसका एक वॉल्यूम बना लेते हैं। तो इसका दोबारा डेटा वॉल्यूम बनेगा, और ये वॉल्यूम इस एप्लीकेशन सर्वर से अटैच हो जाएगा। तो एक ये जो रूट वॉल्यूम है, ये तो वैसे ही जब भी आप नया बनाओगे किसी भी
रीजन में, तो उसको ऑटोमेटिकली एक ये तो मिल ही जाएगा रूट वॉल्यूम, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम तो डेफिनेटली होगा। और जो डेटा होगा वो सेम डेटा जो यहाँ पे है, तो वो ऑटोमेटिकली सेम डेटा यहाँ पे आ जाएगा। ओके, इस डेटा का हम स्नैपशॉट बैकअप लेंगे, इस बैकअप को कॉपी यहाँ पे करेंगे दूसरे रीजन में, और दूसरे रीजन से फिर उसका वॉल्यूम बना लेंगे। अभी सिंपल है कैसे होता है। आपने ये स्नैपशॉट बनाया माई टेस्ट बैकअप, इस पे मैं क्लिक करो, एक्शन, इस पे ऑप्शन है कॉपी द स्नैपशॉट। ठीक है। कॉपी करके आप बता सकते हो यहाँ पे कहाँ पे कॉपी करना है। अभी मान लो मुझे कॉपी करना है ओरिजोन में, तो यूएस वेस्ट टू, तो आप यहाँ सेलेक्ट कर लो यूएस वेस्ट टू, यूएस वेस्ट टू, तो मैंने सिलेक्ट कर लिया। अगर मैं इनक्रिप्ट दिस स्नैपशॉट, तो मैं इंक्रिप्शन मींस व्हेन इट इज विल बी ट्रांसफर, तो ये मेरा पूरा डेटा एनक्रिप्टेड मोड में जाएगा। ठीक है, अदरवाइज जस्ट कॉपी इट। तो अभी कैसे पता लगेगा, यू हैव टू गो टू द अनदर रीजन हॉरिजॉन एंड चेक इट। अभी मैं यहाँ यूएस वेस्ट 2 में आ गया। यहाँ पे अगर देखोगे तो ये 2 GB का डेटा 30th November, see it is started and it's completed because it was a small, so it's done now। इसका आप क्या कर सकते हो, अभी वॉल्यूम बना सकते हो, क्रिएट वॉल्यूम फॉर दिस स्नैप एंड देन अटैच इट एनीवेयर विद एनी EC2 इंस्टेंस। क्लियर। तो आप जैसे मर्जी इनको डेटा को कॉपी कर सकते हो, एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हो। ठीक है, उसके बाद इसको डिलीट कर दो, वी डोंट रिक्वायर्ड। एनी डाउट। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है इसको लाइफ साइकिल मैनेजर। अभी क्वेश्चन आया था कि हम जो ईबीएस स्नैपशॉट है क्या उसको ऑटोमेट कर सकते हैं। यस वी कैन डू दैट। हम इसको ऑटोमेट कैसे करेंगे, तो ईबीएस स्नैपशॉट पॉलिसी है, यहाँ पे मल्टीपल पॉलिसीज है, ईबीएस बैक्ड एएमआई पॉलिसीज, क्रॉस अकाउंट। तो हमें ईबीएस पॉलिसी पे ध्यान देते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पे तुम वॉल्यूम सेलेक्ट करते हो और उसका टैग नेम क्या दिया है वो सिलेक्ट करते हो। जैसे मेरे पास यहाँ वॉल्यूम का टैग नेम क्या है, लेट मी ओपन, स्टोरेज, वॉल्यूम्स। अभी मेरा ये टेस्ट वॉल्यूम है, इसका टैग अगर मैं चेक करूं तो नाम क्या दे रखा है, टेस्ट वॉल्यूम। कई बार आप पर्टिकुलर टैग्स नेम देते हो जिसका आप लाइफ साइकिल मैनेजर करना, मतलब जो आप पूरा एक लाइफ साइकिल मैनेजमेंट उसका करना चाहते हो, तो उसका कई बार आप इन्वायरमेंट सेलेक्ट कर देते हो। जैसे मैंने इन्वायरमेंट दिया, इसका नाम डेव दे दिया, जब प्रोडक्शन दे दिया। ठीक है, जहाँ इसका नाम दे दिया बैकअप, इसका वैल्यू दे दी ट्रू कि इसका बैकअप लेना है या नहीं। तो ऐसे आप मल्टीपल टैग्स दे सकते हो किसी भी वॉल्यूम के ऊपर। तो मैंने इन पे यहाँ पे दिया है। अगर आप अभी यहाँ पे आओगे, मैं यहाँ पे नेम की जगह हम देता हूँ just hold a second, life cycle manager, next volumes। Okay, then you can directly give the name. So now what is the name of our volume, test volume, right? So that is the name of our volume. See here, name, test volume. So wherever name is test volume, it will start taking the backup. Okay, you can add multiple as well. So you want to add one more. Okay, so for example where backup is there and it is true, that so these two it will take and they start taking the backup. Now policy description, so I will say my बैकअप पॉलिसी, आप उसका नाम दे सकते हो।
आई एम रोल, अगर डिफॉल्ट रोल रहेगा, रोल अभी हमने स्टार्ट नहीं किया, रोल्स का वी विल कवर अप इन डिटेल्स इन चैप्टर ऑफ आईएएम। कि रोल एक जनरली क्या होता है कि एक कई बार ऐसा होता है ना, आप कोई चीज किसी को भेजते हो, दैट पर्सन इज नॉट देयर, और कोरियर आपके घर पे आता है, तो आप बोलते हो नहीं पड़ोसी को दे दो। दैट इज द रोल, इज जस्ट लाइक कि आपके बिहाफ पे somebody else कैन डू द सेम थिंग। अभी वो कोरियर दूसरा बंदा पिक ले सकता है ऑन योर बिहाफ। दैट इज द सेम थिंग रोल, परमिशन उसको सेट करना। ठीक है, अभी फॉर टाइम बिंग यू कैन अंडरस्टैंड कि हम एक डिफॉल्ट रोल इसको दे देते हैं, क्योंकि कोई रोल चाहिए कि ये बैकअप ले सके। ठीक है, उसको परमिशन देनी है। टैग कर दो नेम डेली बैकअप, मैं उसका नाम देता हूँ डेली बैकअप। जब भी वो लेगा, पॉलिसी स्टेटस मैंने अनेबल किया, नेक्स्ट। अभी यहाँ पे शेड्यूल करना है मुझे। आप कितनी पॉलिसी, यू कैन क्रिएट अनदर 3 शेड्यूल्स, आप टोटल 4 शेड्यूल कर सकते हो। शेड्यूल 1 मैं उसको नाम दे देता हूँ फर्स्ट शेड्यूल। डेली, वीकली, मंथली, क्लियर और कस्टम। कस्टम का मतलब होता है आप सेलेक्ट कर सकते हो कब करना है, एवरी 5 मिनट्स, एवरी 10 मिनट्स, लाइक दैट। फॉर एग्जाम्पल मैं डेली लेता हूँ, डेली एवरी 24 आवर्स। ओके, अगर 12 आवर्स लूंगा तो 2 बार बैकअप होगा, एवरी 24 आवर्स एक बार होगा। यहाँ आप टाइम सेलेक्ट करोगे, रिटेंशन टाइम। रिटेंशन टाइम में दो चीजें मेंशन होंगी, काउंट और एज। अगर आप एज देते हो तो वो पूछेगा कब एक्सपायर करेगा, कितने दिनों के बाद। तो आप फॉर एग्जांपल यहां लिखते हो 8 डेज, 8 दिन के बाद ये जो बैकअप होगा वो एक्सपायर कर जाएगा। इट डिपेंड्स अपॉन द कंपनी पॉलिसी। आप अपने आप से नहीं, खुद सोच के नहीं कर सकते कि भाई मुझे 8 देना है या 10 देना है। नो, इट्स द कंपनी पॉलिसी। कंपनी बोलते हैं कि हमें 30 डेज का रिटेंशन टाइम चाहिए, तो आपको 30 डेज देना पड़ेगा। इफ कंपनी इज सेइंग कि वी नीड ओनली 8 डेज और 7 डेज, यू हैव टू जस्ट गिव दैट, बिकॉज एवरी बैकअप इज कॉस्ट द मनी टू द कंपनी। ठीक है, इट्स नॉट फ्री। तो यहाँ पे आप पर्टिकुलर सेलेक्ट करोगे कि कितने दिनों के लिए ये बैकअप रखना है। अगर काउंट करते हो तो आपका काउंट मेंशन होगा कितने स्नैपशॉट रखने हैं, मतलब 24 आवर्स 7 डेज 7 स्नैपशॉट्स। तो जैसे 8वां स्नैपशॉट होगा, पीछे वाला फर्स्ट डिलीट हो जाएगा। तो दैट वे इट विल वर्क। ये एडवांस सेटिंग्स है। अगर आपको टैग्स देने हैं, फास्ट स्नैपशॉट रीस्टोर करना है, ठीक है, तो इसका अनेबल करना है। क्रॉस रीजन कॉपी करना है, मतलब एक से यहाँ से दूसरे रीजन में भी आपको कॉपी करना है, तो आप इसको सेलेक्ट यहाँ पे ही ऑप्शन दे सकते हो। इट्स स्टक। ओके, सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप अनेबल क्रॉस रीजन कॉपी करते हो तो आप यहाँ बताते हो कि कौन से रीजन में आपको कॉपी करना है। तो ये सारा काम ऑटोमेटिक हो जाएगा अभी आपका। कि मान लो आप यहाँ से यूएस वेस्ट 2 में भी कॉपी करते हो, यहाँ पे भी आप मेंशन करते हो कितने दिनों में एक्सपायर होगा। फॉर एग्जांपल 7 डेज के बाद वो एक्सपायर हो जाएगा, यहाँ पे भी यूएस वेस्ट। ठीक है, एनक्रिप्ट करते हो तो इस कीज के साथ एनक्रिप्शन हो जाएगा, एंड रिव्यू पॉलिसीज, एंड देन क्रिएट पॉलिसी। या सॉरी, यू वाज आस्किंग समथिंग। हाँ, क्या हम लोग 2 या 3 स्टेट्स का या कंट्री का या फिर 2-3 ऑफिस का एक साथ बैकअप कर सकते हैं, और हाँ, या अलग-अलग बैकअप करना पड़ेगा? नहीं आप कर सकते हो। वो सेम चीज़ ही करनी है, बस उसमें ऐड ऑन करते रहेंगे। यस, आप टैग्स डालते जाओ तो वो होता जाएगा। ठीक है, एंड ये 8 डेज के लिए बैकअप रहता है, उसके बाद उसके या बाद मतलब डिलीट लाइक होता जितना भी जाएगा। कंपनी का पॉलिसी है, उसके बाद क्या होगा फिर उस बैकअप? उसका डिलीट हो जाएगा, नया बैक जैसे मंडे टू सैटरडे संडे तक होगा बैकअप। नेक्स्ट मंडे को जब बैकअप होगा, पुराने मंडे वाला डिलीट हो जाएगा। फिर ट्यूसडे का होगा तो पुराने ट्यूसडे वाला डिलीट हो जाएगा, मतलब टोटल इन 7 डेज केस ही रहेगा। इन केस अगर हमें इन फ्यूचर ये सारा बैकअप चाहिए तो इसके लिए क्या? अब फिर वहां पे बड़ा रिटेंशन को आगे रखो
कितने दिन तक का आपको चाहिए? आप लाइफ लॉन्ग तो नहीं रख सकते ना, आपको बैकअप का कुछ डे डिफाइन करना पड़ेगा, 30 डेज, 40 डेज, 35 डेज, राइट, 100 डेज। तो वो डेज आपको वहां पे चेंज करने पड़ेंगे। एंड दैट्स डिपेंड ऑन कंपनी, कंपनी जो हाँ, मतलब जो भी उनका पॉलिसी है। राइट। तो वो आपको फिर डिफाइन करना पड़ेगा कि आपको यहाँ पे मॉडिफाई करो, 7 डेज को आप 35 डेज कर दो, कि आपको 35 डेज का बैकअप रखना है, राइट। तो डेफिनेटली उतनी कॉस्ट बढ़ जाएगी कंपनी के लिए, क्योंकि सेम बैक मींस स्नैपशॉट लेता रहेगा वो 35 डेज ओल्डर तक, और वो रखेगा उसको, ठीक है। तो अभी ये बैकअप पूरा आपका लाइफ साइकिल मैनेजमेंट उसका सेट हो गया। अभी आपको डेली खुद से बैकअप नहीं लेना, खुद डिलीट नहीं करना, तो आप सेट कर सकते हो ऐसे सभी को, ठीक है। तो यहाँ पे शेड्यूल्स आप देख सकते हो कब शेड्यूल्ड है। तो ये देखो 24 आवर्स में यहाँ पे है। तो एवरी 7, मैक्सिमम 7 विल बी रिटेन्ड। ये फिर क्रॉस रीजन कॉपी कहाँ पे होगा, यूएस वेस्ट 2। तो यहाँ पे भी कॉपी होता रहेगा, तो आप देख सकते, ठीक है। तो नाउ लेट्स डिलीट इट। और अगर आपको डिसेबल करना हो इसको, तो आप डिसेबल कर सकते हो। अभी ये चलेगा नहीं, इट इज इन डिसेबल स्टेट, ठीक है। अगर परमानेंटली डिलीट करना हो तो आप डिलीट भी कर सकते हो। डिसेबल उस कंडीशंस में हो जाता है, फॉर एग्जांपल आज आपकी कोई एक्टिविटी चल रही है, फॉर एग्जांपल आज रात को आपने कुछ वॉल्यूम्स में अपग्रेड कर रहे हो, चेंज कर रहे हो, तो आज स्नैपशॉट होने का कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपका ऑलरेडी कुछ और वर्क चल रहा है। स्नैपशॉट होगा तो इट कैन क्रिएट प्रॉब्लम, और इट डजंट मेक एनी सेंस। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आप डिसेबल करके रख देते हो, ठीक है, तो फिर से अनेबल कर देते हो, दैट्स ऑल। उसके लिए तो कंपनी हमें इन्फॉर्म करेगी ना, राइट, कि हमें डिसेबल एनेबल या कुछ भी डेफिनेटली, चीज। वो पूरा प्लानिंग होता है। तो वही आपको बताते हैं कि आज हमारी एक्टिविटी है तो हमें ऐसे ऐसे करना है, ठीक है ना। जो जो भी डिसीजन मेकर होगा, ही हैज टू डिसाइड दैट। ओके, तो अभी हमें ईबीएस, नेक्स्ट टॉपिक है ईएफएस। अभी ईएफएस का पहले अंडरस्टैंड करने से पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि जरूरत क्या है ईएफएस की, ठीक है। पहले ये सोचो, अभी तक हमने देखा कि एक हमारा एप्लीकेशन सर्वर है, तो उसको अगर एप्लीकेशन सर्वर को कुछ चाहिए, मतलब वॉल्यूम चाहिए, तो हम लोग उसको एक वॉल्यूम देते हैं, राइट। तो जहाँ पे डेटा रहता है सारा, ठीक है, ये डेटा रहता है। अभी मान लो ये तुम्हारा वेब सर्वर है, ठीक है। वेब सर्वर का फॉर एग्जांपल facebook.com है, फॉर एग्जांपल, ओके। अभी ये पर्टिकुलर आप इसको कॉपी करते हो कहीं पे, ये मल्टीपल सर्वर चलेंगे सेम नाम से, राइट। क्योंकि डेफिनेटली एक तो होगा नहीं, अगर एक डाउन हो गया तो क्या होगा, तो ऐसे मल्टीपल फेसबुक चलते रहेंगे, राइट, ताकि रिक्वेस्ट किसी एक पे भी आ जाए। अभी ये चारों पे अगर रिक्वेस्ट आ जाए, तो इसका डेटा भी पीछे सेम होना चाहिए, राइट। इट शुड, मतलब अगर यहाँ पे आप लॉग इन करते हो अपने पेज के ऊपर, ठीक है, तो आपकी रिक्वेस्ट पहुंचती है इस मशीन के ऊपर, अभी आप अपनी पुरानी फोटोज देख रहे हो, तो रिटर्न में इसकी कनेक्टिविटी पीछे जहां पे फोटोज होंगी सारी, तो वहां पे उस जगह पे इसका भी एक्सेस होना चाहिए। यहाँ पे फॉर एग्जांपल सारी फोटोज यहाँ पे है, इसको मैं इधर कर दे, तो ये अगर रिक्वेस्ट यहाँ पे भी आ जाए, तब भी इसको भी एक्सेस होना चाहिए इन फोटोज के ऊपर, और इसको भी एक्सेस होना चाहिए इस फोटोज के ऊपर, और इसको भी एक्सेस होना चाहिए इस फोटोज के ऊपर, राइट। अभी ये फोटोज क्या बन गया, एक शेयर्ड स्टोरेज बन गया, ये सभी के साथ शेयर्ड है। अगर हमें शेयर्ड बनाना है, तो वी विल यूज द ईएफएस। पहले यूज केस समझ आ गया कि हमें शेयर्ड वॉल्यूम चाहिए जो सभी के साथ शेयर्ड हो। अभी ये शेयर्ड कैसे होता है, कौन से प्रोटोकॉल्स पे होता है, लेट मी टेल यू, इट इज ऑन द एनएफएस, ठीक है, नेटवर्क फाइल सर्वर, ठीक है। तो ये एनएफएस के थ्रू सभी के साथ कनेक्ट करेगा। तो अभी लेट मी शो यू। तो इट इज द क्लाउड बेस्ड स्टोरेज सर्विस एप्लीकेशन वर्कलोड दैट रन इनटू द एडब्ल्यूएस पब्लिक क्लाउड। अभी ये क्या है, ये जनरली स्टोरेज यूज होता है, इट इज नॉट फॉर द ईबीएस,
ये ब्लॉक स्टोरेज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लॉक स्टोरेज और हियर ईएफएस, कि अगर आप सोचो कि इसके ऊपर मैं ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लूं तो नहीं हो सकता। यस, इसके ऊपर सॉफ्टवेयर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये इसके साथ माउंट है, ठीक है। अभी आप इसके ऊपर ओरेकल डिप्लॉय करते हो जनरली, ओके, अगर आप ओरेकल डिप्लॉय करते हो तो आप कर सकते हो, लेकिन most of the time EFS is used only for the sharing the data। अगर मुझे डेटा मल्टीपल सिस्टम के साथ शेयर करना है तो वो डेटा यहां होगा, जैसे हमने इस एग्जांपल में लिया है फोटोज को। तो लेट्स क्रिएट इट। तो मेरे पास एक वॉल्यूम बन, पहले हम EC2 इंस्टेंस बनाते हैं और फिर दो EC2 इंस्टेंस एक साथ बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं दो इंस्टेंस कर देता हूँ। अभी ऐड स्टोरेज, टैगिंग, नेम, वॉल्यूम, नेम, वेब सर्वर, सिक्योरिटी ग्रुप, यहाँ पे मैंने सारा दे दिया, ऑल सिक्योरिटी अलाउड, एंड लॉन्च। तो दो इंस्टेंस मेरे बन गए, ठीक है। अभी दूसरा मुझे करना है, लेट्स गो टू द EFS। तो यहाँ पे सर्च कर लेंगे, EFS यहाँ पे है, नहीं तो सर्च कर लीजिए। सो EFS जब ये क्रिएट करेंगे हम फाइल सिस्टम, यहाँ पे कुछ उन्होंने दे रखा है इसके बेनिफिट। डायनेमिक इलास्टिसिटी, फुली मैंने, व्हाट इज डायनेमिक इलास्टिसिटी? जब आप क्रिएट करोगे तो ऐसा नहीं है कि जैसे हम EBS में क्रिएट करते हैं 2 GB का बनाना है, 10 GB का बनाना है, 100 GB का बनाना है, नो। EFS में ऐसी कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है। ये स्टार्टिंग में आपका कोई साइज नहीं होगा तो ये ऑटोमेटिक इंक्रीज करता है, जैसे जैसे आप डेटा डालते जाओगे ये इंक्रीज ऑटोमेटिकली करता जाएगा, ठीक है। स्केलेबल परफॉर्मेंस, तो ये आपको मतलब आपकी परफॉर्मेंस कैन सपोर्ट परफॉर्मेंस ओवर 10 GB पर सेकेंड अप टू 5 lakhs IOPS, यहाँ तक ये सपोर्ट करता है। ये शेयर्ड फाइल स्टोरेज है, ठीक है। फुली मैनेज इसलिए हम बोलते हैं क्योंकि यू नो नीड टू डू एनीथिंग, पैचिंग, मेंटेनिंग और इसमें कुछ चेंजेस करना हो, नो, वो AWS टीम विल टेक केयर। आपका इसमें कोई रोल नहीं है, आपने जस्ट क्रिएट किया, डन। तो इसमें भी मल्टीपल ऑप्शंस प्राइसिंग की है, पहले नहीं थी। अभी इन्होंने क्या किया है, डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोरेज दे दी है इसके अंदर। लेट्स क्रिएट इट। माई EFS नाम दे दिया मैंने, माई EFS। कौन से VPC में बनाना है दैट इट इज मेंशन हियर। अभी सेकंड है अवेलेबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी। तो ये पर्टिकुलर जो है इट शुड बी अवेलेबल इन ओनली वन जोन और मल्टीपल जोन्स। अगर तो मान लो ये टेस्टिंग एनवायरनमेंट है तो वन जोन में भी चलेगा कि मुझे टेस्ट करना है, अगर जोन डाउन भी हो गया कोई बात नहीं, क्योंकि दिस इज टेस्टिंग एनवायरनमेंट। अगर प्रोडक्शन है तो इट शुड बी रीजनल, इट शुड बी इन मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन्स, ओके। कस्टमाइज, क्लिक ऑन कस्टमाइज, यू विल गेट मोर ऑप्शन। क्रिएट करोगे तो ऐसे भी क्रिएट हो जाएगा, लेकिन कस्टमाइज पे जाओगे तो आपको कुछ और ऑप्शंस भी मिलेंगे। लेट मी शो यू दैट। जैसे यहाँ पे है ऑटोमेटिक बैकअप, तो इसका एक अपने आप ऑटोमेटिक बैकअप होता रहेगा यहाँ पे। यहाँ की लाइफ साइकिल मैनेजमेंट भी है कि अगर 30 days ट्रांजिशन फाइल्स फ्रॉम स्टैंडर्ड टू स्टैंडर्ड इन फ्रीक्वेंट एक्सेस, तो होता क्या है इस पर्टिकुलर स्टोरेज को, अगर मैं इसको बड़ा कर देता हूं, इसके अंदर उन्होंने फॉर एग्जांपल ऐसे दो हिस्से कर दिए, या ऐसे जैसे ट्रेन होती है ना, ट्रेन में मल्टीपल, जो भी डेटा यहाँ पे स्टोर होगा, ये देखिए ये डेटा यहाँ पे स्टोर है मेरा अभी फॉर एग्जांपल, ठीक है। इस डेटा को जब भी ये 30 days तक यूज हो रहा है तो यहाँ पे रहेगा इस साइड, जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डिस्क। तो कॉस्ट बचाने के लिए वो बोलते हैं कि अगर आप लाइफ साइकिल में ये डेटा, ये फाइल आपकी यूज नहीं हो रही, पिछले 30 दिन से, 40 दिन से, 50 दिन से यूज ही नहीं हो रही, तो आप इसको उठा के इस साइड ले आओ। तो इस साइड की कॉस्ट कम है और इस साइड की कॉस्ट ज्यादा है, ठीक है। तो इसको आप बोल सकते हो स्टैंडर्ड, ठीक है। तो ये साइड आ जाएगी आपको स्टैंडर्ड,
डिस्क, और इस साइड को आप बोलते हो इन स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस, इनफ्रीक्वेंट। तो जैसे ये यूज होगा तो ये लाइफ साइकिल मैनेजमेंट यहाँ पे दे रखा है, 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज, 7 डेज, आपको कौन सा करना है। ट्रांजिट आउट ऑफ आईए, मतलब आपको, मतलब इससे बाहर कब जाना है, ऑन फर्स्ट एक्सेस, जैसे ही यहाँ पे इसको दोबारा एक्सेस होगा तो ये फिर से इस साइड आ जाएगा। फिर से 30 डेज अगर इसको नहीं यूज होता इधर चला जाएगा, ये 30 डेज नहीं यूज होता इधर हो जाएगा, यूज होगा तो इधर आ जाएगा। तो आपका यूज के टाइम ये फास्टर एक्सेस हो जाएगा, नहीं तो ये आपकी कॉस्ट सेव करेगा इसमें जाने के लिए, अगर आप ऐसे सेलेक्ट करते हो। परफॉर्मेंस, जनरल पर्पस। सो राइट नाउ अगर आपका वेब इन्वायरमेंट है, वेब सर्वर है, एप्लीकेशन सर्वर सिंपल है, तो जनरल पर्पस परफॉर्मेंस इज फाइन। बट कुछ कंडीशंस में आपको बहुत ज़्यादा थ्रूपुट चाहिए होती है, ऑपरेशन पर सेकंड चाहिए होता है, जैसे बहुत ज़्यादा कोई यूज़ हो रहा है, तो उसके लिए आप मैक्स आईओ यूज़ करते हो। सेम वे थ्रूपुट, अगर आपको थ्रूपुट ज़्यादा चाहिए, और बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जैसे जैसे साइज बढ़ता है आपको थ्रूपुट बढ़ती रहती है, ठीक है। लेकिन अगर आपको पर्टिकुलर थ्रूपुट चाहिए तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो, फॉर एग्जांपल यू नीड 512 MB पर सेकेंड, तो आपकी कॉस्ट भी पर मंथ 3000 हो जाएगी, $3000 ऐड हो जाएगी उसमें, इस पर्टिकुलर को लेने के लिए, ठीक है, क्योंकि जितना, थ्रूपुट मीनिंग क्या है? सॉरी, थ्रूपुट का एक्चुअल मीनिंग क्या है? लाइक थ्रूपुट होता है जैसे आप डेटा को कॉपी करते हो, तो डिस्क में कितना टाइम लगता है उसको, मतलब एक साथ कितना डेटा कॉपी हो सकता है, उसको बोलते हैं थ्रूपुट। जैसे अब जब आप डेटा कॉपी करते हो तो उसमें लिखा आता है कि ठीक है 12 MB पर सेकेंड, ठीक है, हो रहा है, तो वो उसकी थ्रूपुट है, कितना डेटा एक साथ कॉपी हो, राइट हो सकता है और रीड हो सकता है उसके ऊपर, ठीक है। तो फिर ये अगर एनक्रिप्शन एट ऑफ डेटा एट रेस्ट, अभी होता क्या है जब ये डेटा यहाँ पे आ जाता है, मतलब आपने यहाँ से डेटा किसी ने कॉपी किया, अपनी फोटोज को डाली और फोटो यहाँ पे आ गई, जब ये डेटा यहाँ पे आ जाता है तो इसको बोलते हैं एनक्रिप्शन एट रेस्ट। मतलब अगर आप सेलेक्ट करते हो तो जब भी डेटा यहाँ रेस्ट में आता है, यहाँ पे कॉपी हो जाता है, तो ये एनक्रिप्ट कर जाता है। एनक्रिप्शन का मतलब उसके ऊपर एक और लेयर आ जाती है सिक्योरिटी की, कि कोई भी उसको अगर एक्सेस करता है, फॉर एग्जांपल कोई AWS का बंदा है, उसके पास ये डिस्क आ जाती है उसके हाथ में, तो वो उस डेटा को निकाल नहीं सकता, आपकी फोटोज को निकाल नहीं सकता, क्योंकि वो एनक्रिप्टेड है, ठीक है। अगर डेटा यहां से इधर जा रहा है तो इसको बोलते हैं डेटा इन ट्रांजिट, तो यहाँ पे जब स्टोर हो जाता है डेटा तो बोलते हैं डेटा एट रेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन है कि डेटा एट रेस्ट जब वहां पे स्टोर हो जाता है तो इसको एनक्रिप्ट करना है या नहीं करना है, आप सिलेक्ट करोगे तो एनक्रिप्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप नेम देते हो माई EFS, नेक्स्ट। अभी ये किस अवेलेबिलिटी जोन में अवेलेबल रहेगा, हमने मल्टी एजी सिलेक्ट किया था ना ओरिजिनल, तो अभी ये पूछता है कि किस किस अवेलेबिलिटी जोन में तुम्हें ये चाहिए। अभी ये सोचो कि आपका ये फेसबुक चल रहा है, ये इंस्टेंस चल रहा है 1A में, ठीक है, 1A में, ये चल रहा है 1B, ये चल रहा है 1C, और 1D, ठीक है। क्योंकि डेफिनेटली आप अपनी एप्लीकेशन को रिडंडेंसी बनाते हैं कि अगर एक जगह प्रॉब्लम आ जाए तो एटलीस्ट मेरे 3 जगह फेसबुक चलता रहे। अभी क्या ये जो पर्टिकुलर डिस्क है और हमारी शेयर ड्राइव है, क्या ए में बनेगी, बी में बनेगी, सी में बनेगी, डी में बनेगी। अभी आप खुद सोच के देखो कि अगर वो ए में बनती है तो ए वाले को जल्दी एक्सेस होगा, क्योंकि ये फिजिकल लोकेशंस है सारी, राइट। हम सोच के देखो कि एक सिंपल एग्जांपल हाँ लेता हूं, बेस्ट एग्जांपल, चलो मैं पिक्चर क्या दिखानी यही बना देता हूँ। मान लो ये एक अपार्टमेंट है, इसके अंदर 10 टावर है, ठीक है। अभी ये सारे टावर्स हैं इसमें, कोई यहाँ पे है, कोई यहाँ पे है, कोई यहाँ पे है, और एक यहाँ पे है। तो इनका जो कॉमन एरिया है, जब पार्क है, वो यहाँ पे है, ठीक है। अभी ये पार्क यहाँ पे है और इसका
किड्स प्ले एरिया यहाँ पे है, किड्स प्ले, ओके, और इसका फॉर एग्जांपल क्लब हाउस यहाँ पे है। तो अभी प्रॉब्लम क्या इसमें है, ये क्लब हाउस इससे नजदीक है, मतलब इसको अगर इसको आना होगा क्लब हाउस तो इसके लिए काफी नजदीक है, पर अगर इस इस ब्लॉक के लोगों को किड्स प्ले एरिया में जाना होगा तो उनके लिए बड़ा है। सेम वे इसके लिए यहाँ पे नजदीक होगा क्योंकि ये लोकेशंस हैं, इसके लिए भी नजदीक होगा, बट अगर इसको क्लब हाउस जाना है तो इसके लिए अच्छा मींस इसके लिए थोड़ा दूर होगा, राइट। तो सेम वे अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ ईएफएस की, तो इट इज द सिमिलर वे। अगर ये डेस्क मेरी 1A में बनती है तो बाकियों के लिए ये दूर होगी, ठीक है। 1B में बनती है तो B के लिए नजदीक होगी, A और C और D के लिए दूर होगी। तो यहां पे आप क्या सिलेक्ट करते हो, आप बताते हो कि ये मेरी डिस्क कहां पे बननी चाहिए। तो आप A B C D फॉर एग्जांपल मेरे 4 जगह पे VM चल रहे हैं, तो मुझे E और F की जरूरत नहीं है, तो मैं EF को रिमूव कर देता हूं और ये 4 को सिलेक्ट कर लेता हूं। तो अभी क्या होगा, यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप देता हूँ, फॉर एग्जांपल इन माय केस मैं सभी पोर्ट्स को ओपन कर रहा हूँ, तो आप दे लीजिए एक्सा, कहाँ गया, एक्सा एस जी, ओके। तो एक्सा एस जी मैंने दे दिया, सभी में मैं देता हूँ। तो जब ये बनेगा तो ये सिक्योरिटी ग्रुप भी इसमें अटैच हो जाएगा। तो अभी ये मान के चलिए कि इस पर्टिकुलर डिस्क के आगे भी एक सिक्योरिटी ग्रुप है जो अलाउ करेगा कि कौन से लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं और कौन से लोग इसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो दिस इज द सिक्योरिटी ग्रुप, ठीक है, जो इसके आगे एक लगा होगा, ठीक है। अभी ये देखिए कि मैंने ये चारों सेलेक्ट कर लिए और ये 4 क्रिएट हो गए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, नहीं, ये पॉलिसी ऑप्शन है, अगर आपको वॉल्यूम को रूट वॉल्यूम नहीं बनाना, सिर्फ रीड ओनली बनाना है तो उसके लिए। अभी मैं इसको क्रिएट करता हूं, बट मीन टाइम आपको मैं ये समझाता हूं कि ये वर्क कैसे करता है। तो अभी हमने एक का अंडरस्टैंड किया, लेकिन अभी क्या होगा, ये हर जगह पे एक एक वॉल्यूम बनाएगा। कैसे, एक मिनट देखता हूँ डायग्राम है या नहीं है, ओके, नहीं है। तो मैं ओके, तो अभी एक्चुअल डायग्राम क्या बनेगी, लेट मी शो यू। एक, तो एक्चुअल डायग्राम ये हो गई कि यहाँ पे मेरे सारे वेब सर्वर हैं, सभी में ऐसे EFS दिखाई देगा। ये एक EFS वॉल्यूम है जिसका मैंने नाम दिया है माई EFS। एक यहाँ पे बनेगा, एक यहाँ पे बनेगा, एक यहाँ पे बनेगा। मैं इसको थोड़ा दूर दूर करता हूँ बताने के लिए इसका कि मतलब सबका अपने आप बनेगा, अपना अपना बनेगा एंड एक जो बनेगा जो सबका बैकअप लेगा, नहीं, ऐसी कुछ नहीं। नहीं। तो ये इसके साथ अटैच होगा, ये ऑटोमेटिक इसके साथ अटैच होगा, ये इसके साथ अटैच होगा। और डेटा फिर क्या होगा, इसमें कॉमन तो कुछ नहीं रहा, तो डेटा यहाँ पे सिंक होगा आपस में। तो अभी जब हम यूज करेंगे तो ये डेटा ऐसे कॉपी होगा, तो ये आपस में डेटा सिंक करता रहेगा एक दूसरे के साथ। अभी कोई भी इसमें डेटा राइट करेगा, फॉर एग्जांपल इसने यहाँ पे रिक्वेस्ट आई आपकी, ठीक है, आपने एक फोटो मान लो अपलोड की, इस पे रिक्वेस्ट आई और वो फोटो अपलोड की आपने, तो ये मैंने ले लिया, मान लो ये फोटो है, तो ये आपने अपलोड की यहाँ पे। अभी जैसे यहाँ पे अपलोड होगी तो ये सभी जगह अपलोड हो जाएगी ऐसे, ताकि नेक्स्ट टाइम आपकी रिक्वेस्ट कहीं पे भी आए तो वो एक तरह से शेयर्ड रहे, ठीक है, ऐसे। सेम वे अगर किसी और की रिक्वेस्ट यहाँ पे आती है, यहाँ पे आती है, तो वो रिक्वेस्ट 1A में जाती है और
वो भी एक कॉपी करता है जहां उसको करना है, ठीक है, उसको कोई फोटो अपलोड करनी है और ये करता है, तो ये सेम डेटा सभी जगह पे कॉपी हो जाएगा इमीडिएटली अपने आप। यू नो नीड टू डू एनीथिंग, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर वो उसको दोबारा देखता है तो उसको किसी भी डिस्क में जाए उसको सेम डेटा मिलेगा। यू अंडरस्टूड द लॉजिक बिहाइंड दिस, ठीक है, कैसे वर्क करता है। तो आपके लिए ये है EFS इज ए शेयर ड्राइव, इसीलिए मैंने उसको पहले शेयर ड्राइव की तरह बनाया, ताकि क्योंकि बैकएंड आपको दिखाई नहीं देता, बट एक्चुअली ये चीज बैकएंड में चलती है, ठीक है। अभी मैं दिखाता हूं कि कैसे यूज होता है। तो आप अपने EFS पे क्लिक कीजिए। तो अभी आप नेटवर्क पे आते हो तो यहां क्या देखते हो, जो मैंने अभी आपको बताया कि चार अलग अलग आईडीज आपको दिखाई देंगी। ये माउंट आईडी अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। चारों के आईपी एड्रेसेस भी अलग हैं, सी हियर, कनेक्टिविटी के लिए, ठीक है। तो अभी इसको अटैच कैसे करना है, तो मैं इसको अटैच पे क्लिक करता हूं। ये ऑप्शन दे रखी है हाउ टू अटैच इट, बट इससे पहले हम लॉग इन करते हैं वेब सर्वर के ऊपर। मैं पहले वेब सर्वर पे लॉग इन करता हूं, कनेक्ट, ठीक है। टर्मिनल में आके अभी मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ sudo -i। अभी यहाँ पे अगर आप देखो, मुझे इस VM से facebook.com से इसको अटैच करना है। अभी तक अटैच नहीं किया मैंने, ये तो मैंने आपको समझा दिया, लेकिन अभी अटैच नहीं किया। तो अटैच कैसे होगा, इन्होंने स्टेप यहाँ पे जब मैंने अटैच पे क्लिक किया था तो ये स्टेप्स दे रखे हैं। तो उसने बोला है अगर आप EFS माउंटर यूज कर रहे हो तो ये करना है, अगर NFS क्लाइंट यूज कर रहे हो तो ये करना है। बाय EFS जो है बाय डिफॉल्ट Amazon Linux में रहता है, अदर देन Amazon Linux यू हैव टू यूज द NFS क्लाइंट, ठीक है, बाय डिफॉल्ट। तो मेरे पास Amazon Linux है, मैं इसको भी यूज कर सकता हूँ, मैं इसको भी यूज कर सकता हूँ, क्योंकि इसके लिए NFS क्लाइंट चाहिए मुझे, दैट्स ऑल, ठीक है। मैं अपना EFS अभी यहाँ पे क्या बता रहा है, sudo इज जस्ट ए, मतलब कि आपके पास एक्सेस है, रूट एक्सेस है, sudo इज फॉर दैट। माउंट करो टाइप EFS, ऑप्शनल TLS दे रखा है, इसका नाम किसका नाम दिया है 41। अगर मैं इसको क्लोज करता हूं और देखता हूं 41 कौन सा है, तो आप ऐसे लेके चलो। यहां पे आप देखोगे किसी का नाम भी 41 नहीं है, चारों में से किसी के पीछे 41 नहीं आ रहा। एक मैं दोबारा क्लिक करता हूं अटैच, यहां पे देखो, अगर मैं इसको कॉपी करता हूं तो ये 41 कहीं नहीं आ रहा, देन ये पूरा नाम है इसका 41 का, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, ये मैं और डिटेल में जा रहा हूँ। आप मतलब इंटरव्यू के लिए अच्छा है, अगर आपको नहीं समझ आए तो आप सिर्फ टॉप लेवल पे रहो, डेप्थ में मत घुसो, ठीक है। अगर मैं अटैच करता हूँ तो मैं पर्टिकुलरली यहाँ पे सर्च करता हूँ, तो वो क्या करता है कि मुझे पता नहीं है कि वो किस पे अटैच होगा, ठीक है। तो एक नाम दिया है इन्होंने मुझे, मैं उस नाम को फाइंड करने की कोशिश करता हूँ, NS लुकअप, और उसका नाम दिया मैंने। तो यहाँ पे देखो, ये अगर मैं इसका नाम देता हूँ NS लुकअप, इसको पर्टिकुलर, तो ये कहाँ पे जा रहा है, इस नाम के ऊपर इसका नाम ये दिखा रहा है 141 IP, 172.3188.141, ठीक है, इस पर्टिकुलर का नाम। तो यहाँ पे आता हूँ और सर्च करता हूँ, तो यहाँ ये है इसका IP एड्रेस, ठीक है। अभी यहाँ का क्यों दिखाया उसने, ये सोच के वाली बात है, उसने बाकियों का क्यों नहीं दिखाया। अभी ध्यान से देखो, मैंने अपने वॉल इंस्टेंस पे लॉगिन किया था अभी। कौन से इंस्टेंस पे, एक इसमें से इंस्टेंस उठाया था ये वाला, इस पे लॉगिन किया। ये इंस्टेंस कहाँ पे है, 1B में। तो उसने क्या किया, ऑटोमेटिकली जब मैंने वहां से सर्च किया, AWS इतना इंटेलिजेंट है, उसने देख लिया ये जो IP एड्रेस आया है, ये वाला, ये कहाँ का है, 1B का। उसने IP एड्रेस चेक किया और उसने तुम्हें रिजल्ट किसका दिखाया, जो तुम्हारा 1B में ही डिप्लॉयड है स्टोरेज। अगर आप 1A से करोगे तो ऑटोमेटिकली ये आएगा। मींस
EWS बैकएंड से इतना इंटेलिजेंट है, वो उसी पे अटैच करेगा जिस रीजन में और जिस अवेलेबिलिटी जोन में तुम्हारा वीएम रन कर रहा है। अगर ये 1B में रन कर रहा है तो ऑटोमेटिकली वो इसके साथ ही अटैच करेगा, ये इसको अपने आप यहां नहीं अटैच कर देगा गलती से और आपको सोचना है नहीं, वो खुद से इंटेलिजेंट है और वो अपने आप इसके साथ ही अटैच करेगा। दैट आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन यू। ठीक है, अभी इसको अटैच करते हैं। अटैच करने के लिए ये कमांड कॉपी कीजिए और यहां आके दे दीजिए। यहाँ पे ये जो EFS लास्ट में दिया हुआ है, ये फोल्डर नेम है जो आपको लोकल बनाना है। तो मैं इसको कैंसिल करता हूँ, यहाँ पे एक फोल्डर बनाता हूँ, कोई भी नाम से बना लीजिए। आपने डेटा नाम से बनाना है तो डेटा बना लीजिए। ओनली थिंग इज जब आप इसको पेस्ट करोगे तो यहाँ EFS की जगह डेटा लिख दो। ठीक है, ओके। कई बार EFS यूटिलिटी चाहिए थी तो वो मैंने इंस्टॉल कर दी Amazon EFS utils के साथ। तो अभी आप mount-t सेम कमांड रन करोगे तो माउंट हो गया। तो आप माउंट कमांड चेक करते हो तो यहाँ पे लास्ट में आप देख सकते हो एक नया आपको दिखाई देना शुरू कर देगा। यस, दिस वन, रूट डेटा। ये देखिए, ये दिखाई देना शुरू हो गया। अभी मैं इस डेटा फोल्डर में जाता हूँ, डेटा फोल्डर में गया और कुछ फाइल्स को यहाँ कॉपी कर देता हूँ। कॉपी /etc ए से कुछ फाइल्स को कॉपी करके यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ। तो अगर मैं देखूं तो अभी मेरी 5 फाइल्स यहाँ कॉपी हो गई। अभी मैं दूसरी मशीन पे जाता हूँ, सेकेंड मशीन। तो इंस्टेंसेस में सेकेंड मशीन को कनेक्ट करता हूँ। ओके, अभी इसको भी अटैच करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा फिर से। यहाँ पे अटैच की ऑप्शन ऑलरेडी सेम आपको वैसे ही करना है, कुछ नहीं चेंज करना। तो यहाँ पे कॉपी किया है इसी कमांड को। अगर ये नहीं है, फॉर एग्जांपल आपका रेड हैट लिनक्स है तो आप नीचे वाली कमांड को कॉपी कर सकते हो, डजेंट मैटर। ठीक है, अगर मैं आपको दिखा दूं नीचे वाली कमांड का भी, तो लास्ट का जो EFS है उसका जा तो आपको उसी नाम से फोल्डर बनाना है, नहीं तो कोई भी नाम का फोल्डर जो भी बनाओगे तो वही देना है लास्ट में। तो मैंने mkdir किया, लास्ट में चेंज करके उसको डेटा कर दिया। देखो यहाँ पे भी माउंट हो गया बाय डिफॉल्ट। तो अभी आप लास्ट में देखोगे तो ये माउंट हो गया डेटा के ऊपर। अगर मैं cd डेटा यहाँ करता हूँ, यहाँ तो अभी किया, अगर मैं ls करता हूँ, देखो वो फाइल्स जो मैंने वहां पे बनाई थी यहाँ पे भी आ गई। तो इट मीन्स ये कॉमन डेटा वो है। तो ये दोनों तरफ, अगर मैं यहाँ पे अभी कुछ कॉपी टच करता हूँ, 1 2 3 4, तो 4 फाइलें मैंने बना दी यहाँ पे। तो ये चारों फाइलें मुझे दूसरे लोकेशन, दूसरे सर्वर पे भी दिखाई देंगी। देखो यहाँ पे, यहाँ पे अगर ls-l करता हूँ तो देखो 1 2 3 4 भी आना शुरू हो गया। ये है मेरा मशीन 172.3189.208 131। ओके, okay, this is the 89.208, it is almost similar, and this is 81.208, तो दोनों डिफरेंट है। सर 81 और 89 का फर्क है, आईपी सेम दे दिया उन्होंने बाकी। ओके, तो अभी यहाँ पे क्लियर है कि हम लोग कैसे माउंट करेंगे और कैसे इसको यूज करेंगे। अभी इसका डेटा अगर आप इस फाइल सिस्टम का देखते हो तो हमने जो अभी EFS बनाया था, इसका यूजेज देखो, टोटल साइज इज 6 KB, क्योंकि मेरी फाइल्स ये बहुत बड़ी नहीं है।
ठीक है। तो कुछ बहुत छोटी छोटी फाइल्स हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है कि हमें पहले ही जनरेट करना है। दिस इज द इलास्टिक, जितना आप यूज करोगे उतना आप पे करोगे इसमें। ठीक है, अगर आप 100 GB यूज करोगे तो 100 GB पे करोगे, आप 500 GB यूज करोगे 500 GB पे करोगे। क्लियर? अभी एनी क्वेश्चन? इसके अंदर हम लिमिट लगा सकते हैं कि हमें इतना ही यूज करना है, लाइक 500 ही करना है, अगर 600 हुआ तो वो स्टॉप हो जाएगा या ऐसा कुछ नहीं, टैग? इसमें ऐसा नहीं आप कर सकते। जितना हम लाइक बना रहे हैं यूज कर रहे हैं उतना ही सारा कॉपी होगा। उतना ही होगा अगर आप, क्योंकि उसमें क्या होगा कि अगर आप लिमिट लगाते हो, एक तो डाउन टाइम होगा। ठीक है, कि इसके ऊपर आप अगर लिमिट लगाते हो तो आपका डेटा नया कॉपी नहीं होगा इस पे, तो डेफिनेटली डाउन टाइम होगा। तो ये बनाने का मतलब ये है कि इट इज इलास्टिक, इट विल नॉट आस्क। हाँ, अगर आपको नहीं चाहिए तो आप डिलीट करते रहो उसमें से डेटा, तो डिलीट होता रहेगा। ठीक है। रविंदर, एनी क्वेश्चन? मनजिंदर, रविंदर? हाँ, नो, नो देवेंद्र। ओके, तो दोबारा एक बार सुन लो सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड बेटर सभी लोग। तो हम लोग प्रोडक्शन में होता क्या है, तुम्हारी कोई भी एप्लीकेशन आप बनाते हो, जैसे हमने facebook.com के एग्जांपल ली, तो ये मल्टीपल लोकेशन पे बनेगा, मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन पे। क्योंकि अगर एक अवेलेबिलिटी जोन बंद हो जाए तो दूसरे अवेलेबिलिटी जोन से facebook.com चलता रहेगा। तो सेम वे जब हम शेयर ड्राइव, जैसे हमें फोटोज के लिए शेयर ड्राइव चाहिए, तो हमें सभी के लिए कॉमन चाहिए, क्योंकि रिक्वेस्ट किसी पे भी आ सकती है, रिक्वेस्ट इस पे आ सकती है, रिक्वेस्ट ए पे भी जा सकती है, अगर आप आज सर्च मारो, ठीक है, तो किसी भी मशीन पे रिक्वेस्ट जाती है। अभी बैक एंड पे तो शेयर्ड होना चाहिए, तभी वो वहां से हमारे वो फोटोज को दिखाएगा, अदरवाइज वो नहीं दिखाएगा, राइट? तो उसके कंडीशन क्या है, तो हम EFS स्टोरेज बनाते हैं। जब हम EFS स्टोरेज बनाते हैं तो हमसे पूछा जाता है कि ये EFS जो आप बना रहे हो वो किस किस अवेलेबिलिटी जोन में होना चाहिए। तो मेरी जो एप्लीकेशन अगर 4 में है तो मैं चारों अवेलेबिलिटी जोन यहाँ पे देता हूँ, राइट? तो वो क्या करता है, आपको एक ही दिखाई देगा फ्रंट एंड पे, वैसे मतलब आप चारों की आईपी भी देख सकते हो, लेकिन आपको एक कॉमन नाम दे देगा। अब जब भी आप अटैच करोगे, एक और चीज मैं यहां बताता हूं, जब आप अटैच करते हो यहां पे, इसको क्लिक करते हो अटैच, ये जो उसने नाम दिया है आपको, ये वाला, मैं इसको पूरे को उठाता हूं अपने लैपटॉप पे। नेक्स्ट लुकअप, ठीक है। तो ये जो नाम मैंने आपको दिखाया, दिस इज द कॉमन नेम, एक तरह से सभी के लिए है। ठीक है, कॉमन नेम मतलब मींस इन चारों के लिए कॉमन नेम उस AWS ने आपको दे दिया, कि आप किसी से भी यहाँ पे आएंगे तो आप ट्राई करोगे इसको माउंट करने की, किसको, इस पर्टिकुलर नेम को, सभी के लिए। बट ये बैकएंड में देख लेगा अपने आप कि तुम्हारी रिक्वेस्ट 1B से आ रही है तो यहाँ पे अटैच होगा, 1A से आ रही है तो यहाँ अटैच होगा, 1C से आ रही है तो यहाँ अटैच होगा। ओके, तो दैट इज द मीन्स ब्यूटी ऑफ द AWS। उन्होंने कॉन्फ़िगरेशन ही ऐसे कर रखी है कि आपको मैन्युअली कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। बेस्ड ऑन योर IP एड्रेस ऑफ फ्रॉम वेयर इट रिक्वेस्ट इज कमिंग, वो उसी वॉल्यूम को अटैच करेगा। क्लियर? तो हमने जो डिस्कस किया था, इट इज़ वेरी इलास्टिक, इसमें हाई परफॉर्मेंस आपको मिलेगी, शेयर्ड फाइल सिस्टम है, और हाईली अवेलेबल, क्योंकि मल्टीपल लोकेशंस पे अवेलेबल रहेगा। दिस इज द वेरी बेसिक कमांड्स विच वी यूज्ड। तो आपको भी सेम कमांड्स को यूज करना पड़ेगा, ओके, माउंट करने के लिए। तो जैसे आप माउंट करोगे तो आप यू कैन सी दैट फाइल सिस्टम हेयर। ठीक है। EFS जनरली यूज होता है लिनक्स टू लिनक्स ओनली, ठीक है, ऑन द लिनक्स सिस्टम।
क्योंकि ये एनएफएस आजकल एनएफएस सपोर्टेड है विंडोज में भी, बट मेजरली इट इज यूज फॉर हियर ओनली। ठीक है, तो देयर इज अनदर सर्विस दे हैव स्टार्टेड फॉर विंडोज, दैट इज एफएसएक्स। वी विल टॉक अबाउट लेटर दैट पार्ट। ओके, अभी हमने ये डेमो करके देख लिया। अभी हम नेक्स्ट करेंगे आफ्टर द ब्रेक शेयर्ड एंड डिफॉल्ट टेनेंसी। ठीक है, तो ये क्या होती हैं? हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, I can hear you. Okay, so we will talk about the, okay, before this one, so tomorrow or day after tomorrow, we will start 1 or 2 lectures onto the Linux only. Okay, just basic commands, how to configure a web server, how to configure file system. So just basic things we will do. Okay, so that everybody will learn about the basics. Then you can read more on the Linux if you want. Otherwise, that basic commands will be more than enough. Okay. Okay. So we'll start about the instance instance tenancy. अभी जनरली होता क्या है, जब आप एक VM क्रिएट करते हो, वो कहाँ पे क्रिएट होता है? तो हमने एक डायग्राम पहले बनाई थी, इफ यू रिमेम्बर, इन अवर फर्स्ट डे, not here, EC2, ये वाली। तो अगर इस कमांड को देखो, अगर जब भी आपका VM एक क्रिएट होता है, ठीक है, कोई भी कंपनी क्रिएट करती है, मैं क्रिएट करता हूँ, आप लोग क्रिएट कर रहे हो, वो कहाँ पे होता है? ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि जैसे मान लो मैंने ये क्रिएट किया, तो मेरा जो इंस्टेंस है वो किसी ना किसी एक में जाके डिप्लॉय हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हो जाएगा या यहाँ पे हो, जहाँ भी उसको जगह मिलेगी और उसका शेड्यूलर बताएगा कि यहाँ पे जाके डिप्लॉय हो जाओ, तो वहां पे जाके डिप्लॉय हो जाएगा। इसको बोलते हैं शेयर्ड। इसमें मेरा भी है, ठीक है, मनीषा का भी है, मनजिंदर का भी है, रविंदर का भी है, सभी ऐसे शेयर्ड, इसको बोलते हैं शेयर टेनेंसी। ठीक है, जब आप क्रिएट करते हो EC2 क्रिएट करते हो तो यू कैन सेलेक्ट दैट। लेकिन कुछ कंपनियों को क्या होता है कि मुझे शेयर्ड नहीं जाना, मुझे डेडिकेटेड में जाना है। आई डोंट वांट टू शेयर माय इंस्टेंस विद एनीवन। तो उनके लिए क्या होता है, जैसे मान लो ये है, तो ये कंपनी है, मान लो सिटी बैंक है, सिटी बैंक बोले मुझे डेडिकेटेड में जाना है, तो जब भी ये VM बनाएंगे, ठीक है, इनका डेडिकेटेड में ही जाएगा, वहां पे उस पर्टिकुलर हार्डवेयर में किसी और का नहीं होगा। जैसे यहाँ पे आएगा तो ऐसे बन जाएगा, तो ये, सॉरी, तो ये किसी और का जो होगा वो नहीं है, तो उनके लिए डेडिकेटेड इंस्टेंसेस होंगे। तो जब भी वो नया बनाएंगे फॉर एग्जांपल, तो उनका क्या होगा कि इसी में से किसी एक पे जाएगा, जहाँ यहाँ पे जाएगा, उसके बाद क्रिएट करेंगे तो वो माइट भी यहाँ पे चला जाएगा, बट वो शेयर्ड में नहीं होगा। मान लो जैसे ये है, ये सारे, तो उनका जो पर्टिकुलर रहेगा वो डेडिकेटेड रहेगा टेनेंसी। ठीक है, तो कुछ कंपनियों को ये होता है कि हमें डेडिकेटेड में ही जाना है। तो कैसे आप उसको करते हो, जब भी आप इंस्टेंस क्रिएट करते हो, लॉन्च इंस्टेंस, तो यहाँ पे सिलेक्ट करते हो, तो यहाँ पे ये ऑप्शंस आ जाती है आपके पास, शेयर्ड और डेडिकेटेड। ठीक है, तो शेयर्ड का मतलब होता है कि वो सभी के साथ शेयर्ड रहता है, उसकी कॉस्ट कम होती है, जो डेडिकेटेड होता है उसकी कॉस्ट ज्यादा रहती है। ठीक है, दैट इज द शेयर टेनेंसी एंड डेडिकेटेड इंस्टेंस। उसके बाद क्या होता है, व्हाट हैपन ड्यूरिंग ए रीस्टोर। जब भी आप एक अपने VM को रीस्टार्ट करते हो तो क्या होता है? ठीक है, आपने अपने इस VM को रीस्टार्ट किया, मैंने इस पर्टिकुलर VM को एक बार रीस्टार्ट किया। रीस्टार्ट का मतलब होता है कि ये इसी पे दोबारा रहेगा, इट विल नॉट चेंज द होस्ट, इट विल नॉट चेंज द IP एड्रेस, नथिंग विल चेंज। ठीक है, रीस्टार्ट। बट जब शटडाउन आप करते हो तो क्या होता है कि ये किसी पे भी दोबारा आ सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे, जहाँ पे भी इसको जगह मिलेगी और शेड्यूलर बताएगा, वहां पे ये जाके डिप्लॉय हो सकता है। इसका पब्लिक IP एड्रेस भी चेंज हो जाएगा, बट पब्लिक IP एड्रेस चेंज नहीं होगा इन केस ऑफ इट इज रीस्टार्ट। ठीक है, तो दूसरे में हो जाता है।
नेक्स्ट है रिजर्व्ड एंड स्पॉट इंस्टेंसेस। तो रिजर्व्ड कैसे रहता है? अभी क्या होता है कि फॉर एग्जांपल एक लेके चलो कि अम, इसको सिंपल एग्जांपल में लेके चलता हूँ कि आप अपनी कंपनी में हो, आपकी कंपनी में कितने लैपटॉप चाहिए, ठीक है? यू आर द ओनर ऑफ दैट टीम और यू आर द मैनेजर ऑफ दैट टीम। तो आपको कैसे पता लगेगा कि आपको कितने और लैपटॉप चाहिए कंपनी में? कोई बता सकता है? इस साल कितने लोग और लैपटॉप चाहिए होंगे हमें? डिपेंड ऑन हायरिंग, कितनी पोजीशंस खाली हैं हम सकते हैं। एब्सोल्युटली डिपेंड अपॉन द हायरिंग। तो वो मैनेजर पूछेगा बाकी लोगों से, भाई मुझे बताओ तुम्हारा प्लान क्या है इस साल का, इस साल में कितनी हायरिंग होगी? उसके हिसाब से मैं पहले ही रिजर्व करके रखूं अपने इंस्टेंसेस को, ठीक है? ताकि जैसे ही बंदा ज्वाइन हो उसको लैपटॉप दे सके। ये ना हो कि जब वो ज्वाइन करे हमारे पास लैपटॉप ना हो और उसको 2 महीने फ्री बैठना पड़े, राइट? तो मैं पहले ही रिजर्व करके रखूं। सेम वे एडब्ल्यूएस में भी ये कंसेप्ट है, रिजर्व इंस्टेंसेस। उसमें क्या होता है, आप एडब्ल्यूएस को पहले ही बोलते हो कि ऐसा ना हो यार तुम्हारे पास बाद में कैपेसिटी की कोई प्रॉब्लम हो, जैसे कोविड के टाइम पे हुई थी। कोविड के टाइम पे न्यू हार्डवेयर आने में प्रॉब्लम हो रही थी और जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी थी वो बढ़ रही थी क्योंकि बहुत सारी कंपनियां क्लाउड पे जाना मूव कर रही थी ड्यूरिंग कोविड। तो एडब्ल्यूएस एज्योर सभी को प्रॉब्लम हुई, ठीक है? उनके नए इंस्टेंसेस क्रिएट होने में कईयों को दिक्कत होनी शुरू हो गई थी, ठीक है? बढ़ा नहीं पा रहे थे। लेकिन जिनके पास रिजर्व इंस्टेंसेस थे, उन्होंने पहले ही कैपेसिटी खरीद रखी थी एडब्ल्यूएस से, उनको उन्होंने पहले प्रेफरेंस दी। अभी रिजर्व क्या होता है कि आप एडब्ल्यूएस को पहले ही बोलते हो कि मुझे 10, मान लो 4x लार्ज, ये जो 32 सीपीयू वाले हैं, ऐसे 10 इंस्टेंस मेरे लिए रिजर्व कर दो। ये 2x लार्ज 5 कर दो, x लार्ज मेरे लिए 3 कर दो। ऐसे उसको पहले ही ऑर्डर दे देते हो। अभी आपको क्या फायदा उसका पहले ऑर्डर देने का? क्लाउड का मतलब तो ये है जब भी चाहिए ले लो। पहले देने का ऑर्डर आपको ये फायदा है, वो आपको डिस्काउंट देता है। वो आपको अच्छा डिस्काउंट देता है, 30-40% डिस्काउंट देता है अगर आप पहले ही रिजर्व करवा लेते हो। एडब्ल्यूएस को उसका क्या फायदा रहता है? एडब्ल्यूएस को उसका दो बेनिफिट रहते हैं। एक तो उसके प्लान के हिसाब से आप पहले भी पे कर सकते हो, दूसरा उसको बेनिफिट रहता है जो मैनेजर को है कि वो बेस्ड ऑन दैट वो मतलब कैलकुलेट कर सकता है मुझे इस साल कितना और हार्डवेयर खरीदना है। अगर मान लो रिजर्व इंस्टेंसेस में 50 कंपनियां बोलती हैं हमें इतना इतना चाहिए, तो उसको पता लग जाता है इस साल में इन 50 कंपनियों का टोटल इतना चाहिए। तो बाकियों को जो नहीं, जिन्होंने नहीं आए उनको भी थोड़ा थोड़ा चाहिए होगा, तो उनके लिए भी कुछ खरीदना पड़ेगा, लेकिन उसको कैपेसिटी प्लानिंग करने में एक हेल्प मिलती है इससे। तो रिजर्व इंस्टेंसेस कैसे आप देखते हो, अपने इस पे लॉग इन करो। EC2 में लेफ्ट हैंड साइड अगर जाते हो तो रिजर्व इंस्टेंसेस आता है, ये देखिए। यहाँ पे आप परचेज कर सकते हो रिजर्व इंस्टेंसेस। अभी यहाँ पे 6 ऑप्शंस आती हैं। पहला, ये कौन सा प्लेटफॉर्म है, लिनक्स है, लिनक्स विद एसक्यूएल है, ऐसे डिफरेंट प्लेटफॉर्म उन्होंने दे रहे हैं। विंडोज सर्वर है, रेड हैट है, सूजे है, कौन सा है? फॉर एग्जांपल आप देख रहे हो विंडोज विद एसक्यूएल स्टैंडर्ड, ठीक है? आपने ये देखना है, आपको मतलब 5 खरीद के रखने हैं, ठीक है? 2 रेड हैट लिनक्स के खरीद के रखने हैं। तो ये प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करना है। फिर टेनेंसी आपको बतानी है कि डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट मतलब शेयर्ड, डेडिकेटेड मतलब डेडिकेटेड। ऑफरिंग क्लास, इसमें दो हैं, कन्वर्टेबल स्टैंडर्ड। कन्वर्टेबल वो होता है जहां पे मान लो आज आपने खरीदा 4x लार्ज, लेकिन कल को आपको लगा यार 4x लार्ज तो छोटा पड़ रहा है, मुझे 8x लार्ज चाहिए, तो आप कन्वर्ट कर सकते हो। स्टैंडर्ड में क्या होता है कि आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो कन्वर्टेबल की फीस थोड़ी ज़्यादा होती है, मतलब इसमें डिस्काउंट आपको कम मिलेगा। स्टैंडर्ड में डिस्काउंट ज़्यादा मिलेगा। दिखा सकता हूँ मैं कैसे, एनी कर देता हूँ मैं, तो आपको दोनों ऑप्शन आएंगी। अभी यहाँ टाइप सेलेक्ट करते हो, मैं आपको मान लो मैं टाइप सेलेक्ट करता हूँ ये वाला 2x लार्ज टर्म। अभी यहाँ पे ये बताता है आपको 1 महीने से लेकर 1 साल तक चाहिए या 1 साल से लेकर 3 साल तक चाहिए। जितना ज्यादा टर्म होगा उतना कॉस्ट आप बचा सकते हो। और पेमेंट ऑप्शन क्या होगी, यहाँ पे 3 ऑप्शंस पेमेंट की दे रखी है, नो अपफ्रंट,
पार्शियल अपफ्रंट, ऑल अपफ्रंट। मतलब नो अपफ्रंट का मतलब आप कोई पैसा पहले पे नहीं करना चाहते, ठीक है, और बेस्ड ऑन आवरली यू विल पे। पार्शियल अपफ्रंट मतलब होता है 50% आप पहले पे कर देते हो, 50% बेस्ड ऑन द आवर्स। ऑल अपफ्रंट अगर आप सिलेक्ट करते हो तो आपकी कॉस्ट और बचती है, क्योंकि आप सारा पैसा पहले पे कर देते हो। तो तीनों पे डिस्काउंट अलग होते हैं। मैं अगर एनी सिलेक्ट करूंगा वो तीनों ऑप्शन दे देगा। अगर मैं अभी सर्च करता हूं तो देखो, ये पहले ऑप्शन देखो, AWS, अगर मैं 3 साल के लिए लेता हूं, ठीक है, सेलर AWS है, इफेक्टिव रेट ये है 0.231। तो ये किसके लिए है? अगर मैं स्टैंडर्ड ऑफरिंग लेता हूं और सारा पैसा पहले ही पे करता हूं, ठीक है, तो मुझे कॉस्ट कितनी पड़ेगी? $6000, ठीक है, 0.231 इसका रेट पड़ेगा मुझे। तो टोटल 3 साल के लिए मुझे इतना पे करना पड़ेगा। बट अगर मुझे कन्वर्टेबल चाहिए, यहां पे जो हमने ऑफरिंग देखी थी कन्वर्टेबल और स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड की कॉस्टिंग ये है, कन्वर्टेबल की थोड़ी ज्यादा है क्योंकि वो 2.251, मतलब आपको $600 इसमें एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, ठीक है। अगर सेम चीज देख लो, नो अपफ्रंट, मैं कुछ भी पैसा पहले नहीं पे करूंगा स्टैंडर्ड में, तो मुझे इसकी फीस कितनी होगी? ज्यादा होगी। इसका मतलब मैं कोई नहीं, इसमें मैं पर आवर ये इतना पे करूंगा। और अगर कन्वर्टेबल है तो उसमें थोड़ी ज्यादा रहेगी। पार्शियल में ये टोटल मुझे पहले अपफ्रंट इतना पे करना पड़ेगा और बाद में पर आवर इतना पे करना पड़ेगा। तो ऐसा रहता है। तो ये सारी ऑप्शंस आपको दिखाई। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ कर दूं ऑल अपफ्रंट, मैं सब कुछ पहले ही पे कर रहा हूं, तो सिर्फ यहाँ पे कौन सी ऑप्शन आएंगी? ये देखो, दो ऑप्शन आई, एक स्टैंडर्ड की, एक कन्वर्टेबल की। तो अगर मैं स्टैंडर्ड लेता हूं तो मुझे इतना पे करना पड़ेगा, कन्वर्टेबल लेता हूं तो मुझे इतना पे करना पड़ेगा, और डायरेक्टली फिर मैं इसको ऐड टू कार्ट करके यहाँ पे व्यू कार्ट करके इसको परचेज कर सकता हूं। तो ये $6000 मुझे पे करने पड़ेंगे इन एडवांस, ठीक है। तो ऐसे आप रिजर्व इंस्टेंसेस परचेज कर सकते हो। तो ये आपको इसके ऊपर डिस्काउंट देते हैं। उसके बाद आ जाता है स्पॉट इंस्टेंसेस। स्पॉट इंस्टेंसेस कैसे होता है? जैसे आप इंस्टेंस लॉन्च करते हो, सिलेक्ट, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आती है स्पॉट इंस्टेंसेस एज वेल। यहाँ पे देखो, रिक्वेस्ट फॉर स्पॉट इंस्टेंसेस। ये रिक्वेस्ट क्या है? मैं एक और चीज दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं T2 माइक्रो नहीं यूज करके थोड़ा बड़ा इंस्टेंस यूज करता हूँ। जैसे मैं लेके चलता हूँ ये वाला ले, T3 2x लार्ज, 8 CPU 32 GB रैम। नेक्स्ट करता हूँ, तो यहाँ पे इसकी जो कॉस्ट स्पॉट इंस्टेंसेस में है वो ये है 0.132। किसमें? 1A में, 1B में डिफरेंट है, 1C में कॉस्टली है, 1D में है, सबसे ज्यादा कॉस्टली इसमें है, ठीक है, और सबसे सस्ती F में है स्पॉट इंस्टेंसेस इस टाइम पे। तो ये हर रीजन की और हर अवेलेबिलिटी जोन की कॉस्ट दिखा रहा है। तो मैं किस में क्रिएट करूंगा उसके हिसाब से मुझे कॉस्ट पड़ेगी। मान लो मुझे लगता है F में सबसे सस्ता है तो मैं F लूंगा। तो यहाँ पे एक मैक्सिमम प्राइस आपको देना पड़ेगा। तो ये होता है मैक्सिमम प्राइस यू आर विलिंग टू पे पर इंस्टेंस पर आवर। जनरली ये स्पॉट इंस्टेंसेस बहुत चीप पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको लेके चलता हूँ, मैंने कौन सा इंस्टेंस यूज किया था, ये AWS। तो मैं रीजन यहाँ सेलेक्ट करता हूँ नॉर्थ वर्जीनिया। ऑन डिमांड प्राइसिंग, नॉर्थ वर्जीनिया, लेट इट कम। ये लिनक्स ऑल टाइप। तो मैं यहाँ पे सर्च मारता हूँ, मुझे ये इंस्टेंस चाहिए T3x लार्ज, ठीक है। तो इसका देखो पर आवर चार्जेस कितने हैं? 0.3, ठीक है, ये $0.3 पर आवर है, ठीक है। और अगर मैं स्पॉट इंस्टेंसेस लेता हूं तो कॉस्ट देखो कितनी आ रही थी। यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया, नेक्स्ट पे गए,
तो अगर स्पॉट इंस्टेंसेस देखो, रिक्वेस्ट 0.09, कहाँ पे 0.3 और कहाँ पे 0.09 और 0.1, मतलब ऑलमोस्ट 70 to 80%, 90% डिस्काउंट पे आपको ये स्पॉट इंस्टेंसेस मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको बिड देनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल मैं इसकी कॉस्ट देता हूँ 0 और 0.2 दे देता हूँ, 0.20 मैं इसकी इतनी कॉस्ट दे रहा हूँ, जहाँ 0.16 दे देता हूँ। अभी देखो 0.9 पे है, तो ये कॉस्ट मैं इसकी ज्यादा कॉस्ट दे रहा हूँ। इट्स लाइक ए बिडिंग, कौन ज्यादा बिड देगा उसको मिलेगा, क्योंकि फिर भी ये कॉस्ट मुझे सस्ती पड़ रही है। वैसे इसका रेगुलर प्राइस है 0.3, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ सबनेट 1F, क्योंकि ये कॉस्ट मुझे 1F में मिलेगी। ठीक है, तो इसका बेनिफिट क्या होता है, इतना सस्ता कैसे मिल रहा है? तो AWS में क्या होता है, एक बहुत अच्छा एल्गोरिथम इन्होंने बना रखा है कि हमारी आज की कितनी कैपेसिटी है। मान लो इनके पास कैपेसिटी है 10,000 फ्री कैपेसिटी पड़ी हुई है, जहां पे आप 10,000 VM बना सकते हो। और फॉर एग्जांपल उसमें से ये लोग क्या करते हैं, बहुत सारे VMs को स्पॉट इंस्टेंसेस में निकालने की कोशिश करते हैं, ताकि फ्री पड़ा रहे, इससे अच्छा है कुछ तो रेवेन्यू आए। तो ये 70-80%, 90% डिस्काउंट पे दे देते हैं। अभी इसका बेनिफिट क्या होता है, तो ये आपको बिडिंग पे मिलता है। जैसे मैंने ये बिड दी 0.16, तो इसका प्राइस बढ़ता रहेगा हर घंटे, हर दिन, हर मतलब डिपेंड करता है कितने लोग आएंगे और इसको यूज करेंगे। अगर एफ में मान लो आज 20 लोग, 50 लोग, 100 लोग और आ जाए, तो इसका प्राइस बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इसका 0.9 से 1.0 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, फिर 1.2 हो जाएगा, 1.3 हो जाएगा, ऐसे बढ़ता जाएगा। जैसे ये बाकियों का है ना 1.3, ऐसे करके ऐसे बढ़ता जाएगा। तो मैंने 1.6 दे रखा है। जब तक ये 1.6 पे नहीं आता, ये मेरे मान लो मैंने यहाँ पे 10 इंस्टेंस दिए हैं खरीदने के लिए, तो 10 चलते रहेंगे। जैसे ही वो 10, मतलब ये मेरी बिडिंग कॉस्ट को पार कर जाता है जितना मैंने दिया है, मेरे ऑल द इंस्टेंसेस विद इन 2 मिनट्स वो सारे डाउन हो जाएंगे। वो एक सिंपल इनका इक्वेशन है कि ये मेरे से लेकर तुम्हें दे देंगे, क्योंकि तुमने बिड दे दी होगी 0.17। ठीक है, जैसे ही ये वैल्यू क्रॉस कर जाएगी 1.6 से, ठीक है, मेरे सारे इंस्टेंस अपने आप डिलीट हो जाएंगे। अभी तुम क्वेश्चन ये आता है, अगर ये डिलीट हो जाएंगे तो मेरा डेटा कहाँ होगा? मैं ऐसे इंस्टेंस को जो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाए, मैं ऐसे क्यों यूज करूंगा? अभी लोग यूज करते हैं कैसे? फॉर एग्जांपल तुम्हारी वीकेंड पे टेस्टिंग है, तुमने एक एप्लीकेशन टीम है जिन्होंने बोला हमें वीकेंड पे टेस्टिंग करनी है पूरी, तो हमें चेक करना है कि हमारी एप्लीकेशन सही चल रही है कि नहीं चल रही। ठीक है, उन कंडीशंस में आपको पता है आज को आपको सिर्फ आज के दिन के लिए चाहिए, या सिर्फ 2 घंटे के लिए चाहिए, या 3 घंटे के लिए ये टेस्टिंग करनी है, तो यू आर यूजिंग द स्पॉट इंस्टेंसेस। ठीक है, तो बेनिफिट आपको ये हो जाता है, तो कंपनी को इसकी कॉस्ट बहुत कम पड़ती है स्पॉट इंस्टेंसेस की, तो यू आर सेविंग ए लॉट। बहुत सारे लोग जो डेवऑप्स पाइपलाइन है उसमें यही स्पॉट इंस्टेंसेस यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि डेवऑप्स पाइपलाइन में क्या होता है कि अभी क्रिएट किया, टेस्ट किया, अगर सब कुछ ठीक हुआ तो वो ऑटोमेटिकली उसके बाद डिलीट कर दो। ठीक है, तो उन कंडीशंस में ये चीज यूज होती है। और अगर वो डेवऑप्स पाइपलाइन फेल भी होती है, तो आप उसको चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, लाइक आप बिड बढ़ा सकते हो थोड़ी। क्लियर? स्पॉट इंस्टेंसेस एंड रिजर्व। अभी ये प्राइसिंग में सेम चीज है कि आपको, या सॉरी कम है, जैसे रिवर्स इंस्टेंस है, ठीक है, उसमें अगर हमें 100 रिजर्व करें और हम लोग 100 यूज नहीं करते और हमें उन्हें डाउनग्रेड करना है, लाइक हमें 60 रखने हैं, तो ऐसा कुछ हो सकता है? हाँ उसमें हो सकता है। कन्वर्टेबल में आप वो ले सकते हो, लेकिन अगर आपने खरीद लिए हैं और आपने स्टैंडर्ड खरीदे हैं, तो फिर कोई ऑप्शन नहीं होती। लाइक फुल पेमेंट कर दिया हम हाँ, तो कुछ फुल पेमेंट कर दी और आपने प्लान लिया है स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड प्लान का मतलब होता है वो चेंज नहीं होगा। ओके, तो अभी प्राइसिंग क्या है आपको पता है, 750 आवर्स आपको फ्री मिलते हैं T2 माइक्रो के साथ। ठीक है, 750 आवर्स का मतलब ये होता है कि आप रोज, अगर मैं 4 घंटे यूज कर रहा हूँ तो मेरे 4 घंटे ही यूज होंगे, और ये 750 आवर्स पर मंथ फ्री है। ठीक है, आप देख अपने
पोर्टल में जाके आप देख सकते हो आपने कितना यूज किया है। जैसे अगर मुझे चेक करना है तो मेरा अभी कितना यूज हो रहा है, तो आप उसको बिलिंग डैशबोर्ड में जाके वहां चेक कर सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ पे जाओगे तो ये मेरा बिल है, क्योंकि मेरा इलास्टिक पूरा यूज हो चुका है ईबीएस। तो मैंने जितने स्नैपशॉट बनाए हैं वो 100% है, उसी का बिल ये आ रहा है। ठीक है, तो डेटाबेस माइग्रेशन के लिए मेरा कुछ बिल आया, कुछ डेटा ट्रांसफर का बिल आया, तो यू कैन सी हियर कौन कौन सी चीजों का बिल है। और ये है टॉप फ्री सर्विसेज। तो इसको व्यू ऑल करो तो यहाँ पे आप देख लोगे कि आपकी, जैसे मेरा S3 है, S3 ऑलमोस्ट मेरा 5 GB यूज हो गया है। तो जैसे ही ये क्रॉस हो जाएगा तो मेरे S3 के भी चार्जेस पड़ेंगे। बाकी सर्विसेज इज फाइन, ये 54% ही यूज हुआ है अभी। कौन सा मेरा S3 में कॉपी और पेस्ट, मतलब उसमें सिर्फ 2000 कॉपीज ही अपलोड करना पॉसिबल है। ठीक है, तो ये डिफरेंट ऑप्शंस हमारे पास रहती हैं जो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपको दिखाई दे देता है कि कितना आपका ऑलरेडी यूज्ड है और कितना फोरकास्ट है। फोरकास्ट का मतलब ये हो जाता है कि अगर ये फ्यूचर रहेगा तो कितना यूज और हो जाएगा। ठीक है ना, इसी हिसाब से ये ग्रोथ चलती रही तो कितना और यूज होगा। ठीक है, वो भी ये बता देता है। ओके, तो नेक्स्ट है परचेजिंग ऑप्शन। तो ये इन्होंने वैसे बता रखा है कि इतने परसेंट सेविंग होती है अगर आप रिजर्व इंस्टेंसेस पे जाते हो, नो अपफ्रंट पे, अपफ्रंट में। लेकिन आप ये डेटा, डोंट गो विद दिस स्लाइड, क्योंकि ये स्लाइड्स पुरानी भी हो सकती हैं। तो आप ऑलवेज गो विद द रियल नंबर्स ऑन टू द सर्वर। ठीक है ना, आप EC2 वहां पे क्लिक कीजिए और वहीं पे जाके लीजिए। तो जो हमने अभी ये 5 पहले होते थे, हमने 6 अभी जो रिजर्व इंस्टेंसेस में दिखाए, इसी के बारे में है कि कौन सा इंस्टेंस है, कौन सी टेंडेंसी है, कौन सा ऑफरिंग है, कौन सा प्लेटफॉर्म है, स्कोप है, तो वो डिपेंड करता है। ईबीएस की प्राइसिंग अगेन इट इज चेंजिंग। तो अगर आप ईबीएस की प्राइसिंग देखना चाहते हो तो आप ईबीएस उसी में जाइए। तो यहाँ पे आप इन्हीं के EC2 ईबीएस में आओ और आपको तब भी पता लगेगा कि कितना चार्जेस है ईबीएस प्राइसिंग में। ठीक है, अदरवाइज डोंट गो विद दिस स्लाइड्स। तो हमेशा गूगल पे आओ और AWS EBS प्राइसिंग, क्योंकि ये डिपेंड करता है रीजन टू रीजन। ओके, किस रीजन में कितनी वो रहेगी प्राइसिंग, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ये देखो इन्होंने लिखा हुआ है, ये नॉर्थ वर्जीनिया की प्राइसिंग है। जैसे इसमें GP3 स्टोरेज 0.08 GB है। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आई एम टेलिंग यू हाउ टू फाइंड इट। मतलब कभी कंपनी में काम मिले, ओके तो हमें ये पता करो कि ये वाली कितने डिस्क उसका कितना चार्जेस होगा। तो ये डिपेंड करेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी को चेंज करके न्यूयॉर्क सिटी करता हूँ, ठीक है, तो चेंज हो जाता है प्राइसिंग। इसमें 0.15 उन्होंने दे रखा है। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे हो। ठीक है, ओके, तो अभी हम, तो ये डिज़ाइन पैटर्न्स है। इसको देर इज नो नीड ऑफ दिस थिंग रेड, इन्होंने बना रखा है। जनरली रेड क्या होता है कि रेड 0 और रेड 1, आई होप सो मेनी पीपल इज ऑलरेडी अवेयर। और रेड 0 होती है जिसमें आपके पास अगर 2 डिस्क हैं सर्वर में, एक और दो, दोनों 100 GB की हैं, तो टोटल आपको स्पेस मिलती है 100 GB। और दोनों की स्पीड है 10 Mbps, तो टोटल स्पीड आपको मिलती है 20 Mbps डेटा रीड करने की और राइट करने की। बट रेड 0 में रिडंडेंसी नहीं होती, अगर एक भी डिस्क फेल होगी तो आपका सारा डेटा गया। तो इसीलिए आप यूज करते हो रेड 1, जिसको बोलते हैं मिररिंग। मिररिंग मतलब जो भी डेटा ए में राइट होगा वो सेम चीज यहाँ पे सेम राइट हो जाएगा ऐसे। ठीक है, तो आप उसको राइट करते हो, ऑटोमेटिकली ये राइट होता रहता है। इसमें आपको 100 GB की अगर 2 डिस्क है तो आप सिर्फ 100 GB ही यूज कर सकते हो, 100 उसका सिर्फ बैकअप होता है दूसरी जगह पे। ठीक है, बट बेनिफिट ये होता है कि अगर एक डिस्क फेल भी होगी, आपका सिस्टम चलता रहता है, क्योंकि ये डिस्क फेल हो गई है, मान लो एक डिस्क फेल होगी तो दूसरा उसका बैकअप ऑटोमेटिकली हो जाता है। फिर आप उसको डिस्क को चेंज कर दो, वो अपने आप डेटा रेप्लिकेट भी कर देता है। ठीक है, तो हाँ, डिजास्टर रिकवरी एंड इंक्रीज SLA। अभी ये सोचो कि आपका सारा कुछ जो हमने डिस्कस किया था, कि अगर आपका सारा कुछ फेल हो जाए, फॉर एग्जांपल आज नॉर्थ वर्जीनिया डाउन हो जाए, ठीक है, ड्यू टू एनी रीजन, पावर फेलियर, फ्लड, समथिंग नेचुरल डिजास्टर, तो क्या होगा? तो आपको उसका प्लान खुद करना है। AWS विल नॉट प्लान फॉर यू। तो आपकी ये 2 वेब सर्वर हैं, वहां कैसे चलेंगे?
तो आप क्या करते हो, जनरली अपना डेटा को वहां कॉपी करते हो। तो जो हमने पहले डिस्कस किया था स्नैपशॉट्स, कि स्नैपशॉट इस सर्वर्स का स्नैपशॉट लेंगे और दूसरी लोकेशन पे कॉपी करके रख देंगे। तो अगर यहाँ पे कुछ डाउन होता है तो दूसरी लोकेशन पे चला जाएगा, ठीक है, और उस जगह पे होगा, आप वहां पे स्टार्ट कर सकते हो। आपका ईएफएस वॉल्यूम भी ऐसे ही वहां पे रहना चाहिए दूसरे रीजन में, उसको भी आपको वहां पे बैकअप लेना पड़ेगा। तो ऐसे ही आपको ये सारा चीजें आपको खुद प्लान करनी पड़ेंगी कि हमारा डिजास्टर रिकवरी क्या होगा, डीआर जिसको बोलते हैं। तो हमारे कौन कौन से वॉल्यूम वहां जाएंगे, ठीक है, कौन कौन से स्नैपशॉट हमें लेने हैं, कैसे उसको भेजना है। तो ये हमारा रहेगा आज का टॉपिक। तो any question on this? Tomorrow we will start load balancer and auto scaling. तो कल हमारा ये सारे लोड बैलेंसर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। एनी क्वेश्चन एनीवन? सो हम लिनक्स की कमांड्स कब से करेंगे स्टार्ट? हम कल भी कर सकते हैं, कल, यस, हम कल भी कर सकते हैं, और परसों, कल और परसों के बीच में हम बेसिक लिनक्स कंप्लीट कर लेंगे। ओके हम आज 15 मिनट है, क्योंकि अगर मैं लोड बैलेंसर स्टार्ट भी करता हूँ तो इट विल नॉट फिनिश, सो आई थॉट अबाउट कि वी विल स्टार्ट टुमारो इटसेल्फ, ठीक है। तो हम लोड बैलेंसर को कल स्टार्ट करते हैं, और ठीक है। तो थैंक्स फॉर टुडे। हाँ, एनी मुझे क्वेश्चन? क्वेश्चन था, हम लोग ये सब बनाएंगे दूसरे रीजन में, तो हमें सारे इंस्टेंस भी फिर से बनाने पड़ेंगे या यही हम लोग वहाँ पे कॉपी करके लेके जा सकते हैं? सॉरी सॉरी, लाइक दोबारा दोबारा बोलो। बैकअप रख बैकअप हमें लाइक दूसरे रीजन से बैकअप रखना है अपना, इन केस हमारा ये पर्टिकुलर वन रीजन नहीं चल रहा है या फ्लड आ गया या कुछ भी आ गया, तो तो आपको दूसरे वाले स्नैपशॉट रखने हैं ना, हमने क्या डिस्कस किया था कि आपको स्नैपशॉट वहां कॉपी करोगे। तो स्नैपशॉट से क्या करोगे, आप वॉल्यूम दोबारा बनाओगे। तो फिर क्या करोगे, वॉल्यूम बनाने के बाद उसके साथ अटैच करोगे, राइट। हाँ, तो अब दूसरे रीजन में जाके अगर आपका स्नैपशॉट होगा, स्नैपशॉट से वॉल्यूम बनाओ और एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट करो, EC2 इंस्टेंस के साथ फिर उस वॉल्यूम को अटैच कर दो, तो उसका चल गया लाइक आपका। बेसिकली हम लोगों को सेम प्रोसेस करना है बट वो कॉपी में प्रोसेस करना है, लाइक फ्रेश नहीं बनाना है। फ्रेश आपको EC2 इंस्टेंस तो आपको फ्रेश ही बनाना होगा, सिर्फ आप डेटा कॉपी कर रहे हो, ठीक है ना। देखो उसमें क्या होता है, दो चीजें हैं। अगर आपको, पहला तो है डेटा, दूसरा है AMI इमेज। मान लो ये मेरा वेब सर्वर चल रहा है, इस वेब सर्वर में मेरा सारा कुछ पड़ा हुआ है, तो मैं इसका AMI इमेज बनाऊंगा, ठीक है। तो मैं इसका AMI इमेज बना के फिर इसका AMI इमेज वहां कॉपी कर दूंगा दूसरे रीजन में, ठीक है। तो जब मैं वहां पे मान लो मुझे स्टार्ट करना है, तो मैं उस AMI इमेज को यूज करके उसको एक इंस्टेंस क्रिएट कर दूंगा नया, ठीक है। उसमें डेटा सारा वही रहेगा जो मेरा AMI इमेज में था, करेक्ट है। ठीक है, हम्म। और नेम भी हम सेम दे सकते हैं इंस्टेंस हाँ का। हाँ, नेम तो आप जो मर्जी दो, मेरा एक ही रीजन में दोनों नाम सेम है, वेब सर्वर, वो नेम से कोई फर्क नहीं, दीज आर द जस्ट टैगिंग, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन? नॉट फ्रॉम माय साइड। ओके, रविंदर, मनजिंदर? No, sir. No. Over. I'm good. Thanks. ओके, थैंक्स एवरीवन। तो हम फिर कल मिलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक लोड बैलेंसर विल स्टार्ट।